देश में तेल गैस का संकट बरकरार है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम भी चरम पर है। विपक्ष हर दिन इसे लेकर प्रदर्शन कर रहा है, जबकि सरकार बार बार लोगों को आश्वस्त कर रही है कि देश में पर्याप्त मात्रा में तेल गैस मौजूद है। सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति न पैदा करे, साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरों पर कार्रवाई भी जारी है, ताकि जरूरतमंदों को एलपीजी सिलेंडर आसानी से मुहैया कराया जा सके। तेल गैस संकट और पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं, हॉर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से भी 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। संसद में पीएम मोदी का बयान, हम सभी देशों के सप्लायर से संपर्क में हैं। 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व व्यवस्था पर काम जारी है। तेल गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंच रहे हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है। संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। देश के पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध है। पावर जनरेशन से सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट अस्वीकार्य है। पिछले 1 दशक में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। खाद का घरेलू उत्पादन भी 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। भारत सभी पक्षों को जल्द समाधान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले
झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को बताया कि आज अपने देश में 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व व्यवस्था पर सरकार काम कर रही है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर से संपर्क में है। प्रयास है कि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई जारी रहे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से संवाद कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी। भारत के किसानों को यूरिया की एक बोरी 300 रुपए से भी कम कीमत में दिलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही हजारों भारतीय सुरक्षित लौटे हैं, जिनमें 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। युद्ध का एक चैलेंज ये भी है कि देश में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ेगी। देश के पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पावर जनरेशन से लेकर सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स वेस्ट एशिया है। भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया है जो हर रोज मिलता है और आयात निर्यात में आने वाली दिक्कतों पर निरंतर काम करता है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि देश को मौजूदा हालात से प्रधानमंत्री ने अवगत कराया। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक तो देश के तमाम संसदीय व्यवस्था में
राजनीतिक दलों से तो आग्रह किया है कि सभी एकजुट होकर के एक साथ आवाज उठनी चाहिए, संसद से जानी चाहिए, देश और दुनिया के प्रति जो हमारी पीड़ा है। प्रधानमंत्री ने सारी स्थितियों को रखा, कोई चीज हिडन नहीं, देश के सामने सारी। अब देखिए, कांग्रेस को हर चीज में राजनीति दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि देश पर अभी तक अमेरिका ने बढ़ा दिया पेट्रोल डीजल का दाम, चाइना ने बढ़ा दिया, सबने बढ़ा दिया, भारत क्यों नहीं बढ़ा रहा? दुर्भाग्य है इस देश का। उनको तो तारीफ करनी चाहिए प्रधानमंत्री के इस रवैये का कि जब तक हम उनको सहूलियत दे सकते हैं, और स्टॉक भी बता दिया कि हमारे पास क्या स्टॉक है। देश में एलपीजी की भी समस्या नहीं, देश का एक ही समस्या है, एलओपी की समस्या है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में पीएम मोदी के बयान पर कहा कि पीएम ने पश्चिम एशिया के संकट पर भारत को एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने विश्व के राष्ट्र अध्यक्षों से बात कर शांति की भी अपील की। राष्ट्र सर्वोपरि है और कोई भी घबराहट न पैदा की जाए। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पार्लियामेंट में। संसद में पीएम मोदी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। हम तो हमेशा आपके साथ राष्ट्रीय संकट के समय खड़े थे। हमने तो कहा कि आप ईरान से बात करें, लेकिन आपने सही समय पर बातचीत नहीं की। और अब आप कह रहे हैं कि पूरा देश साथ दे, जो कि देगा ही, लेकिन देश के सामने विकल्प ही क्या है? जब विपक्ष आपको सही और समय पर सलाह दे तो उसको भी मानना चाहिए। एक रहने की भी अपील की है विश्व के हुक्मरानों से जो इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संकट के समाधान के लिए, शांति के लिए दो बार 2 राउंड में उनकी वार्ता भी हुई है। भारतीयों को सकुशल इवन ईरान से और गल्फ कंट्रीज से वापस लाया गया है। किसानों को आश्वस्त किया गया है कि आने वाली फसलों की बुआई में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और इसी प्रकार से ऊर्जा संकट का पहले भांपते हुए 12 साल पहले से ही उन्होंने एथेनॉल का उत्पादन और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे, जिससे डीजल से चलने वाली गाड़ियों का डीजल बचाया, और 10 गुना मेट्रो लाइनें बिछा करके, और जो पब्लिक लाइफ में लोगों के निजी वाहन होते थे उनके डीजल पेट्रोल की खपत भी कम करने का उन्होंने आश्वस्त किया। और उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, पैनिक ना पैदा किया जाए। राज्य सरकारों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मुनाफाखोरी, जमाखोरी पर अंकुश लगाया जाए। सर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट काफी पहले होना चाहिए था। बीच में ऊर्जा के संकट की बात हो रही थी तो हरदीप पुरी साहब ने आश्वस्त दिया था, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सम पर श्री जयशंकर जी ने भी बताया था। आज ये तीसरा बयान पश्चिम एशिया के संकट को लेकर सीधे प्रधानमंत्री जी का आया है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर प्रधानमंत्री के बयान को बेहद सकारात्मक बताया और कहा कि यही होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी संकट आता है उसमें हम सब जब तक एक साथ एकत्रित नहीं होते तो हम उसका हल नहीं कर सकते। पीएम हमेशा सकारात्मक रहते हैं और आज भी उन्होंने वही बात की। क्योंकि कोई भी जब क्राइसिस आता है तो उसमें जब तक हम सब एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक हम उस क्राइसिस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड ही इज ऑलवेज हैज बीन पॉजिटिव। तो आज भी उनका जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत पॉजिटिव है हम सब के लिए। ऑपोजिशन के लिए भी बोला है कि अगर कुछ लोग जो उनके स्टेट में किसी तरह कालाबाजारी करते हैं उसको मॉनिटर करें, और ऑपोजिशन के लिए बोला है कि जो है आप लोग संभल के रहें और इस तरह का। नहीं, वो तो है, कालाबाजारी और ये सारी चीजें तो खराब नहीं है बेसिकली। और अपोजिशन को भी उन्होंने यही कहा कि उन्होंने एग्जैक्टली पक्ष और विपक्ष की तो बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट
कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत पर खामोश थे। ये बहुत दुख की बात थी। अगर कुछ गलत हुआ था तो उसे बताया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये वो नीति नहीं है जिसका भारत को पालन करना चाहिए। भारत को दूसरे स्रोत ढूंढने चाहिए थे। पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया? भारतीयों की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया? मुझे लगता है कि सरकार इस परिस्थिति को संभालने में नाकाम रही है। ये संकट था जब युद्ध चल रहा था, जब लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी और संसद का जब सत्र चल रहा है तो हम लोग विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी आए और सदन के माध्यम से देश के लोगों को आश्वस्त करें कि आखिर कैसे लोगों की बचत कर रहे हैं, लोगों की जेबें कैसे नहीं कटने की क्या व्यवस्था है। मैं तो जिस भी शहर को देख रहा हूं, मैं अभी अपने क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां पर एलपीजी की बड़ी बड़ी लाइनें हैं, लोग परेशानी में हैं। ऑटो रिजेक्ट के मोड में अगर आप गैस को बुक कराइए और कहीं न कहीं सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, चरमराई हुई है और सरकार कुछ करने में अक्षम साबित हो रही है। जी सर, ममता बनर्जी का कहना है कि अब बंगाल जीतने के बाद हम लोग जो है दिल्ली की तैयारी करेंगे और उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ कैश दे सकती है लेकिन गैस नहीं दे सकती चुनाव में। ठीक बात है। जिस तरीके से जो कृत्य रहा है एलपीजी की व्यवस्था करने में, नाकाम ये सरकार रही है और जो सरकार नाकाम हो उसको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद व्यवस्था को बदलने में जो नाकाम रहे हो। और तमिलनाडु का, बंगाल का चुनाव बीतने के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की तैयारी और उत्तर प्रदेश के बाद ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कभी भी सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी क्योंकि सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर पीएम के बयान पर कहा कि लगभग 1 महीना हो गया। कूटनीति और इन चीजों में वक्त बहुत महत्व करता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कोसने में ज्यादा वक्त लगाया। राजनयिक गलियारे में कभी कभी चुप्पी बहुत भारी पड़ जाती है। लगभग 1 महीना हो गया। अगर आप टाइमलाइन देखें 28 फरवरी से आज 23 मार्च तक, इस टाइमलाइन देखिए, डिप्लोमेसी में और इस तरह की चीजों में, पहलकदमी में वक्त का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में। पैनिक क्रिएट कर रहे हो, रूमर फैला रहे हो और ऑयल कंपनियों के विज्ञापन देखिए। अचानक में इस देश में केरोसिन का जिक्र होने लगा तो पैनिक नहीं फैलेगा क्या? और मेरा सिर्फ ये कहना है कि डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में कभी कभी साइलेंस बहुत भारी पड़ जाता है। ईरान में बच्चों की स्कूल पे बॉम्बिंग हुई, बच्चे मारे गए, हम चुप देखते रहे, कंडेम तक नहीं किया। मैं समझता हूं कि समेकित दृष्टिकोण से भारत का जो एक मॉरल, हमारी जो लेगेसी है, उसके अनुरूप प्रधानमंत्री जी को, अपने लोगों को स्वयं भी उस अनुरूप। वहीं संसद में पीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये बहुत बदलती हुई स्थिति है। हमने नोटिस दिया है, हमारे लोगों ने इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उठाया। सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने विस्तारित बयान दिया है लेकिन इस बयान पर चर्चा की जरूरत है। Look, it's an evolving situation. We have given notice under Rule 193. Our people raised it in the Business Advisory Committee also. There needs to be a full-fledged discussion in the House because the situation is volatile. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पीएम ने मध्य पूर्व में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया है। उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का पूरा ध्यान है। पेट्रोल, डीजल, गैस की समस्या पर भी उन्होंने बात की है। जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में उन्होंने अपना बयान दे दिया है। ईरान में और बाकी के देशों में जहाँ हमले हो रहे हैं वहाँ भी अपने इंडियन लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार का पूरा ध्यान है। और पेट्रोल जो गैस का जो प्रॉब्लम उसके लिए भी उन्होंने बताया कि भाई युद्ध चल रहा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉल्व करने का प्रयत्न जारी है। और अनेक देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है तो भारत के लिए बहुत बड़ा गर्वशील बात है।
और भारत के तमाम लोगों की सुरक्षा करने का एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने भूमिका यहाँ रखी है और जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा विश्वास भी हम सब लोगों को है। तेल गैस संकट और पश्चिम एशिया के तनाव के बीच सियासत भी चरम पर है। सरकार हालात संभालने के दावे कर रही है तो विपक्ष के सवाल हैं। संसद में पीएम के बयान के बाद बहस और तेज हो गई है। अब नजर इस पर कि संकट कब थमेगा और देश को कितनी राहत मिलेगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।